नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज का ये वीडियो शिक्षा पर आधारित है। शिक्षा प्राथमिक पाठशाला से लेकर के विश्वविद्यालय तक की शिक्षा। और शिक्षा में केवल छात्र ही नहीं हैं, शिक्षक भी हैं, शिक्षकों की भर्ती भी है, स्कूल है तो स्कूल की बंदी भी है, भर्ती है तो किनकी भर्ती हो रही है उस पर भी चर्चा होगी, और किसी केंद्रीय विश्वविद्यालय को किस तरह से बर्बाद किया जा रहा है कहने के लिए तो बहुत पहले राजनीतिक गलियारे से एक बात निकली थी कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने इस देश के तमाम संस्थानों पर जो कब्जा किया है सो किया है। सबसे बड़ी चीज ये कि उन्होंने बाकायदे शिक्षण संस्थाओं पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। शिक्षक से लेकर के वाइस चांसलर हो, स्कूल के प्रिंसिपल हो, अध्यापक हो, बाबू हो, चपरासी तक, अगर वो आरएसएस और उसकी आनुषांगिक संस्थाओं का सदस्य नहीं है तो उसे शिक्षण संस्थाओं में कोई जगह नहीं मिलेगी। और हमारे साथ चर्चा के लिए द ग्रेट लेफ्टिस्ट अमृत कुमार जी हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और सीधे चर्चा शुरू करता हूं। अमृत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूमिका में मैंने बहुत कुछ स्पष्ट कर दिया है, अब चर्चा को शुरू किया जाए। धन्यवाद। देखिए, हम सोच रहे हैं कि हंटर आयोग से हम शुरू करें प्राथमिक शिक्षा। 1882 में सर विल्सन हंटर के अगुवाई में एक आयोग बनता है जिसमें 4 भारतीय भी थे। वो रिपोर्ट आती है, पूरी रिपोर्ट आती है, जिसको समावेशी रिपोर्ट हम कह सकते हैं। वो आती है 1919 और एक ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपना राजकाज चलाने के लिए सस्ते में लोगों को हायर करने के मकसद से जो शिक्षा देने की कोशिश की, वह शिक्षा भी, शुरुआती शिक्षा भी सांप्रदायिक नहीं थी। उनको अपना रूल करना था, वो अपने हिसाब से कर रहे थे। उसका फायदा उठाकर, उसी शिक्षा का फायदा उठाकर हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हिला के रख दिए और उसको जाना पड़ा। 1964 में एक आयोग बनता है, कोठारी आयोग। कोठारी आयोग की पूरी रिपोर्ट आ जाती है 66 में, और हमारा शिक्षा कैसा हो उसका पूरा प्रारूप आता है, बिल्कुल मतलब स्वतंत्र भारत के हिसाब से माकूल। लेकिन तत्कालीन सत्ता ने उसे पेंडिंग में डाल दिया। इसके वजह भी हम सभी जानते हैं कि उस दौरान मॉन्टेसरी टाइप स्कूल क्रिश्चियन के तर्ज पर हमारे सांसद और विधायकों के बहुत हुआ करते थे। वो तो आज भी है। नए 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 जो राजा से जमींदार बने थे, जमींदारी भी छीन ली गई थी, उनके स्कूल खुल रहे थे। उसको भी पल्लवित पोषित करने के लिए जो है सरकार ने उसको पेंडिंग में डाल दिया। तब अंबेडकर जैसा व्यक्ति एक नारा देता है कि शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। यह नारा हवा में नहीं आया।
इस देश में विडंबना ये है कि अंबेडकर को जो करना था, जो कर सकते थे अपने समय में, उन्होंने किया। शिक्षा के लिए एक अभियान भी चलाया। हमारी सरकारों ने ध्यान नहीं दिया। हाँ, जरूर है कि वामपंथी ताकतों ने, प्रोग्रेसिव स्वयंसेवी संस्थाओं ने कोठारी आयोग की सिफारिश लागू हो का जो है वो मुख्य एजेंडा उनका रहा। आपको मालूम होगा कि घोर पूंजीवादी देशों में भी शिक्षा फ्री है, लेकिन हमारे देश में नहीं है। हमारे नहीं, देश यहाँ भी हाँ। अनिवार्य शिक्षा है, मुफ्त शिक्षा है। हाँ, नहीं, लेकिन एक परिस्थिति अब ये आती है कि कहाँ राइट टू एजुकेशन आने के बाद कैसे स्कूल हों, क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए, यह पर विचार होना चाहिए था। तो विचार होने लगा कि हम स्कूलों को बंद करेंगे। और मैं देख रहा हूँ यही नहीं, उत्तर भारत के हर इलाके में स्कूल बंद हो रहे हैं। खाली उत्तर भारत ही नहीं है, आप मध्य में भी चले जाइए। हिंदी- मैं एक दिन देख रहा था, वहाँ के कुछ लोगों की बातें सुन रहा था। उड़ीसा में भी वही स्थिति है, पश्चिम बंगाल में भी वही स्थिति है, आसाम में भी वही स्थिति हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। गुजरात में भी वही स्थिति है। लेकिन जो इसका, जिसको हम लोग कहते हैं झंडा बरदार, वो यूपी बना है। और यूपी ने यह निर्णय लिया है कि हम शराब खाना तो चलाएंगे। बढ़ाएंगे कि चलाएंगे? चलाएंगे, अभी बढ़ाएंगे वो, और उतना चलाएंगे जितने हम स्कूल बंद कर रहे हैं। उसके जो है खामियाजे के रूप में जो स्कूल बंद होते हैं, उनके बच्चों को देखिए, वो चाहे बिहार हो, राजस्थान हो, यूपी हो, असम हो, बंगाल हो। नहीं, पेड़ के नीचे भी स्कूल चल रहा था, उसको भी बंद कर दिया गया। कहाँ वो विकसित होता? नहीं होना। रही विश्वविद्यालयों की हालत, विश्वविद्यालयों में देख लीजिए, यहाँ हमारा जो काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जो मालवीय जी ने सोचा कि आधुनिक भारत के निर्माण में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की क्या भूमिका होगी, उस भूमिका को तय करने के लिए प्रस्थान बिंदु बना काशी हिंदू विश्वविद्यालय। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है? एक नहीं, कई लोग जो हैं संघ के चाल चरित्र के शिकार हो रहे हैं। जो 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 कहीं से भी संघ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको जो है विश्वविद्यालय के जो संवैधानिक पद हैं उस पर बिठाया जा रहा है। हालत यह है कि डॉक्टरों ने दबी जबान से ये कहना शुरू किया। एक डॉक्टर तो खुलेआम कह रहे हैं, वो बनारस का आह्वान कर रहे हैं जितनी उनकी क्षमता है, कि भाई इस विश्वविद्यालय में ऐसा हो रहा है, हम इसके लिए लड़ रहे हैं, लेकिन कब तक लड़ेंगे? उस तंत्र में रह के लड़ाई की जो है सीमा ही वैसे ही है। सबसे बड़ी बात क्या है, इस जो ये व्यवस्था 2014 के बाद जो आई, इसमें सबसे बड़ी बात है कि अगर आप कह रहे हैं कि यहाँ भ्रष्टाचार है, तो उस भ्रष्टाचारी से कुछ नहीं पूछा जाता, बल्कि जो कह रहा है कि भ्रष्टाचार है, सारे सबूत दे रहा है करीब करीब, उस सबूत पर जिसको वो इंगित कर रहा है उससे उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि कार्रवाई उल्टे जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन में जाते हैं या कोई कंप्लेन करते हैं, उन पे हो जाता है। विजिलेंस वगैरह का जो दौर चला है, विजिलेंस का छापा पड़ा, पैसे का लेन देन हुआ। अभी आप देखें बनारस में तो जो है वो हम सब लोग देख रहे हैं, और एक बड़े आंदोलन की तैयारी हो चुकी है, आपको मैं बता दूं, जिसमें सारे विपक्षी दल
सड़क पे उतरने जा रहे हैं बीएचयू को लेके। लेकिन एक जो सरकार ने बनाया, अभी हाल ही में उस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, और वो स्थापना काल से ही जो है भ्रष्टाचार के भेंट पे चढ़ गया। यहाँ तक कि वहाँ जो सीधे साधे लोग हैं जिनको कुछ समझ नहीं है कानून की, उनकी ज़मीनें हड़प ली गई, प्रतिबंधित एरिया की ज़मीनें हड़प ली गई। कौन सा विश्वविद्यालय? ये रांची का केंद्रीय विश्वविद्यालय, जहाँ मैं खुद भुक्तभोगी हूँ कि जो भ्रष्टाचारी लोग हैं यहाँ तक भी नहीं डरते, वो जो है फ़ोन पर थ्रेट करते हैं। इसका मतलब क्या है? कोर्ट से, हाई कोर्ट से जो है मानहानि का नोटिस आ रहा है, एक मानहानि चली रहा है वहाँ का, दूसरा भी आ गया। तो इस बात को समझना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरा ढांचा ही चरमरा गया। और ये चरमराया क्यों है? इसलिए चरमराया है कि एक वर्ग विशेष को, वर्ग भी नहीं कहा जा सकता है, संघ के अनुषंगी संस्थाओं या संघ से जुड़े हुए लोगों का जो है नियुक्तियां हो रही हैं। चाहे वो पैसा लिया जा रहा है वो अलग बात है, भले चपरासी हो, बाबू हो, प्रोफेसर हो, यहाँ तक कि आप प्रधानमंत्री तो हो सकते हैं फर्जी सर्टिफिकेट पर। जब आप दावा करेंगे कि नहीं हमारा सही है तब सवाल उठेगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक प्रोफेसर नहीं हो सकता फर्जी, वो वाइस चांसलर नहीं हो सकता। क्यों? बहुत सारे फर्जी कागज लेकर के लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, हाँ, वाइस चांसलर बन रहे हैं। उसका ज्वलंत उदाहरण जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची है, मैं बता रहा हूँ, यहाँ है, बनारस में है। तो ये सारी चीज़ें अगर जोड़ के देखी जाए लबे लबाब पूरे देश में, तो सवाल करने वाले को ही जो है मुजरिम बनाने की कोशिश हो रही है, और कहीं कहीं सफलता भी मिल रही है मुजरिम बनाने में। अब आप यह समझिए कि जहां करो मरो की लड़ाई लोग लड़ रहे हैं, वहां डाइवर्ट करने के लिए कि चलो ये आवाज़ उठा रहे हैं, वहां जो है इनको मानहानि का मुकदमा करो। अब कोई भी रजिस्ट्रार या वाइस चांसलर पुलिस के पास जाता है और कोई एफआईआर लॉन्च कराना चाहता है तो उसका फट से होगा। उससे नहीं कहा जाएगा कि आप सबूत दीजिए उनके खिलाफ, वो क्या ऐसा किए कि जिसके वजह से आपकी मानहानि हो गई। इस बात को पुलिस भी नहीं उठाती, यानी पुलिस भी पैसे का लेन देन करती है और यह चल रहा है। हम आते हैं मूल बिंदु पर। नहीं, हम एक चीज़ कहते हैं कि हम बड़ी आसानी से, हमारे अंदर एक भावना रहती है कि पैसे के लेन देन की बात, भ्रष्टाचार, इस तरह के भ्रष्टाचार की बात हम जनरली बिना सोचे समझे भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। लेकिन जहाँ भी पैसों का लेन देन होता है उसका क्या सबूत है? होता है हमारे पास, लेकिन हम बोल जाते हैं। नहीं, हमें इन सब चीजों से बचना चाहिए। नहीं, और मैं ये चाहता हूं कि मैं सबूत ये है, अपने वीडियो के अंदर मैं ये चाहता हूं कि जिन चीज़ों का, जिस विषय पर हम वीडियो बना रहे हैं उसको लेकर के हमारे पास पुख्ता प्रमाण हो, तभी हम उसकी बात करें। अन्यथा इस तरह की बातों से थोड़ा हम लोगों को बचना भी चाहिए। आपने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का जिक्र किया। ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 4 साल तक कार्य परिषद इसकी नहीं रही। अभी आपने बीएचयू का जिक्र किया ना, 4 साल तक कार्य परिषद नहीं रही। ये सवाल उठा था जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री बीएचयू आए थे, तब भी मीडिया ने उनसे पूछा था कि यहाँ कार्य परिषद नहीं है। तो मंत्री जी का जवाब था कि बिना कार्य परिषद के भी अगर विश्वविद्यालय 3 साल तक इतनी बढ़िया से चल रहा है तो कार्य परिषद होना न होना क्या मतलब रखता है। ये एक केंद्रीय शिक्षा मंत्री का बयान है। विश्वविद्यालय में छात्र संघ नहीं है, विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ नहीं है, विश्वविद्यालय में कर्मचारी संघ नहीं है, कोई रोक टोक नहीं।
कुलपति जो भी आता है स्वेच्छाचारी ढंग से अपने हिसाब से वो काम शुरू कर देता है। कार्य परिषद ऐसे कामों को जो विश्वविद्यालय के विधान के विपरीत है या उसके अनुकूल नहीं है, कार्य परिषद का काम उसको रोकना होता है। इसीलिए कार्य परिषद में जानकार लोगों को रखा जाता है, बुद्धिजीवी लोगों को रखा जाता है, पढ़े लिखे लोगों को रखा जाता है। 4 साल के बाद कार्य परिषद का गठन तो हो गया, लेकिन उस कार्य परिषद में अभी जो आप बात कर रहे थे, जो शिक्षण संस्थाओं की, यूनिवर्सिटीज़ की, उसी तरह से तमाम क्या A to Z संघ और संघ से जुड़े हुए संगठनों से, वो चाहे कहीं के कुलपति रहे हों, कहीं के डायरेक्टर रहे हों, कोई कारोबारी रहे हों, काले कारोबारी भी रहे हों, मंत्री रहे हों, शिक्षा मंत्री रहे हों, उन सारे लोगों से भर दिया गया। मैं किसी की विद्वत्ता पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं, लेकिन एक सतही तौर पर जो दिखाई दे रहा है, जो कार्य परिषद दिखाई दे रही है, वो आपने भी अखबारों में भी वो समाचार आया है। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से इसको लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। इस बारे में आप क्या कहें? जी। तो स्वाभाविक तौर पर जो कार्य परिषद हमारे सामने आई, वो सरकार का अघोषित एजेंडा चलाएगी। और आसान हो गया, कोई वाइस चांसलर भी अगर आता है, क्योंकि उसी तरह के लोग वाइस चांसलर भी आएंगे, रजिस्ट्रार भी होंगे। 6 महीने से वाइस चांसलर का भी पद खाली है। हाँ, आएगा भी तो उसी तरह का आएगा। तो कार्य परिषद जो है नियंत्रण करने के बजाय, वहाँ के संवैधानिक पदों को जो है नियंत्रित करने के बजाय, वो और बढ़ावा देगा, क्योंकि सरकारी एजेंडे में है कि हर हाल में शिक्षा को बर्बाद करो। और बीएचयू उसका जीता जागता प्रमाण है कि आप देख रहे हैं कि मतलब डॉक्टर्स यहाँ तक कह रहे हैं कि जो कंपनी एमआरआई के लिए नियुक्त की गई ठेका पर, वो एमआरआई मशीन भी काम नहीं कर रही। और बीएचयू जैसे जगह में एमआरआई मशीन हफ्तों काम न करना, अभी भी काम कर रही है कि नहीं कर रही है मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी कल परसों का न्यूज़ है, अखबार में भी आया था। तो जिन उद्देश्यों को लेके काशी हिंदू विश्वविद्यालय खड़ा हुआ, उन उद्देश्यों की पूर्ति में जहां शासक वर्ग को उसमें जो है अपनी आहुति देनी चाहिए, बल्कि उल्टा उसे बर्बाद करने में कोई कसर यह जो है संघी चरित्र के शासन व्यवस्था जो है नहीं छोड़ रही है। अभी आप देखिए कि राहुल गांधी देश के पैमाने पर कहीं कोई वो बात कर रहे हों तो वो पूरे देश के पैमाने पर वो बात उठा रहे हैं कि कैसे बर्बाद किया जा रहा है, कहाँ मारा जा रहा है ना समझ लोगों का हक और हकूक। आखिर उसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। आज राहुल गांधी ने इसको शेयर भी किया है कि जिसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, अल्पसंख्यकों की, जिसके लिए वो जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, उन्होंने तेलंगाना में एक अच्छा मॉडल ले आया भी है उसका। वो बताते हैं क्या स्थिति है शिक्षण संस्थाओं की, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की। अगर देखें तो देश भर में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर के जो पद हैं, उसमें से शेड्यूल ट्राइब के 83%, ओबीसी के 80% और शेड्यूल कास्ट के 64% पद जानबूझकर खाली रखे गए हैं। एसोसिएट प्रोफेसर की बात करेंगे तो शेड्यूल ट्राइब के 65%, ओबीसी के 69%,
शेड्यूल कास्ट के 51% पद रिक्त छोड़ दिए गए हैं। ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश के तहत ही कि इन लोगों को शिक्षा से दूर रखा जाए, शिक्षण संस्थानों से दूर रखा जाए। ठीक यही चीज जिसकी शुरुआत मैंने की थी, जो अभी आप बता रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो स्कूल बंद किए जा रहे हैं, वो स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। करीब 30,000 के आसपास उनकी संख्या है। इन स्कूलों के बंद होने से सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी के लोग, और जो आर्थिक रूप से विपन्न है। गरीबों को पढ़ने का कोई हक नहीं है। आप दलित हैं, आपको पढ़ने का हक नहीं है। आप आदिवासी हैं, आप पिछड़े हैं, आपको पढ़ने लिखने से कोई सरोकार नहीं रहना चाहिए। अगर पढ़ना है, आपकी टेट में पैसा है, निजी संस्थानों में जाइए, पैसे दीजिए, भारी कीमत चुकाइए और शिक्षा ग्रहण कीजिए। यही रह गई एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, आरक्षण दो तरह का है। एक आरक्षण जो पूरा रिजर्व है धन पशुओं का, जो निजी विश्वविद्यालय, निजी इंजीनियरिंग कॉलेज, निजी मेडिकल कॉलेज या सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी जो इस लोली लंगड़ी शिक्षा व्यवस्था से भी जो लोग संघर्ष करके आगे बढ़े, जहाँ तक बढ़ गए, उनके लिए समस्या खड़ी हो गई है। अब जो समस्या है वहाँ से कि आगे इनके पास सूचनाएं ही ना हो, आगे बढ़ने ना पाए, इसके लिए प्राइमरी स्कूल बड़ा ज़रूरी है बंद करना। और इसलिए ज़रूरी समझा जा रहा है कि जब पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं, समझदारी नहीं बढ़ेगी, तो जब समझदारी नहीं बढ़ेगी तो अपनी हक की बात उठाएगा कैसे? अब जहाँ तक गणना की बात है, ये जाति गणना, जातिवाद में विश्वास न रखने वाले लोगों का एजेंडा आ गया ये 2013 में लेफ्टिस्टों का। और भाईचारा, जाति गणना कराओ, भाईचारा कायम करो। ये इसका मकसद क्या था? इसका मकसद यही था कि जो हमारी रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं, जिन पर कब्जा है लोगों का, वो जानबूझकर इन चीज़ों को वैकेंट रखते चले गए और उनकी जगह पर पिछले दरवाजे से, ये भी नहीं है, बहुत से पोस्टों पर पिछले दरवाजे से नियुक्तियां भी की गई समर्थमान लोगों की। यहाँ तक कि उसका नमूना एक आया, आप देखिए, जो है सेक्रेटरी पद तक जी, लेटरल एंट्री वाला। हाँ, लेटरल एंट्री वाला। लेटरल एंट्री वाला। तो यह सब क्यों हो रहा था? यह इसीलिए हो रहा था कि कोई सवाल न खड़ा हो। अब यह मुख्य एजेंडा में जब आ गया, तो मैं ये समझता हूँ कि कांग्रेस में राहुल गांधी ने इसको समझा, और जब समझा तो उस आवाज़ के मेन धुरी बन गए। नतीजा जो हुआ, जहाँ एक सर्वे कराया गया, मात्र सर्वे, उस सर्वे से घबराने लगी सरकार, और कितने कैसे तोड़ फोड़ करके वहाँ की सरकार गिरा दी गई। बिहार एक उदाहरण बना था, केरल उदाहरण बना था। हालांकि केरल में इस तरह की प्रॉब्लम नहीं है, प्राथमिक शिक्षा में नहीं है, राज्य के विश्वविद्यालयों में नहीं है। इसके बाद भी वहाँ भी भाईचारा कायम करो और जाति गणना करो, ये आने लगा। तो बहुत लोग कहे कि भाई क्यों आप लोग क्यों जो है ये बात कर रहे हैं? हम लोग इसीलिए बात कर रहे हैं कि जो संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हैं, उनको की पोस्ट क्यों नहीं दी जा रही, क्यों वैकेंट किया गया, लूप लाइन में क्यों रखा जाता है? मैं नाम नहीं लूँगा, बनारस का ही एक कमिश्नर थे, और बसपा की सरकार में वो कमिश्नर होके आए। तो चूँकि हमारे पूर्व परिचित थे, तो मैंने उनसे कहा कि ये बताइए कि आप क्या सचमुच में अब सरकार के एजेंडे पर चलने वाले हैं क्या?
तो मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि जैसे ही 10 मुकदमों का मैं फैसला करूंगा वैसे ही हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। हो गया, रेवेन्यू में भेजा गया उन्हें। अभी वो हैं, वो लुप लाइन में पड़े हुए हैं कहीं। वो दलित थे, वो दलित समझ के ही तत्कालीन सरकार ने उन्हें बनारस में नियुक्त भी किया था और राज्य में भी नियुक्त किया, रेवेन्यू बोर्ड में भी नियुक्त किया, लेकिन इसके बाद भी उन्हें चैन से नहीं रहने दिया गया क्योंकि बड़ी तेजी से मुकदमा निपटा रहे थे और कुछ नहीं कर रहे थे। तो मुकदमा में फंसा के रखो देश को, ताकि वो अपनी बात को, अपने जो है राजस्व को, अपने रेवेन्यू को, मतलब भूमि को वो अपना न सकें, उनका हो न, मालिकाना हक न हो जाए। यह रोकने के लिए सरकार का एजेंडा जो है, पहले कुछ कम होता था ऐसा, क्योंकि यह प्रवृत्तियां तो रही हैं। कोई अफसर आ गया, उसकी प्रवृत्ति है उस तरह की, तो किया। सामाजिक आंदोलन होते थे, वो सरकारें उसे ट्रांसफ़र कर देती थी, तब होता था। लेकिन बिना किसी सामाजिक आंदोलन के, राजनीतिक आंदोलन के, किसी को तुरंत हटा दिया जाए, वहाँ से भी हटा दिया जाए, इसका मतलब आप समझ रहे होंगे। अब प्रमुख चीज़ ये है कि किसानों की गाढ़ी कमाई से जो अनाज पैदा हो रहा है, उसे जो है 5 किलो हम अनाज बांटेंगे और प्रजा बनाएंगे, गुलाम बनाएंगे, क्योंकि बिना गुलामों के फासिज्म आगे बढ़ता नहीं है। और हमारा देश बिल्कुल अर्ध फासिस्ट के रूप में जो है खड़ा है, हर वो परछाई की तरह खड़ा हो गया है। और यह आने वाले समय में इसका जो है विस्तार होगा। आप दुनिया में भी देख लीजिए, वही विस्तार यहाँ हो रहा है। तो ये विस्तार होगा और हाशिए पर गए लोगों को और हाशिए पर ढकेल दिया, हाशिए पर भी न रहने पाए, वो गुलाम बन जाएं। इसकी कवायद, हर कवायद हो रही है। इसी वजह से आज के डेट में, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का मामला हो, चुनाव आयोग का मामला हो, आप देख रहे हैं लगातार जो है जनता के बीच राजनीतिक दल जा रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि भैया आओ, तुम्हारे बिना काम नहीं चलने वाला है। क्योंकि इस लोकतंत्र को, इस संविधान को जनता ही मालिक है, बचा सकती है, अन्यथा जो है ये बचने वाला नहीं है। और हम जो है ब्रिटिश गुलामी से उबर कर अमेरिकी साम्राज्यवाद की गुलामी की ओर लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक कहा आपने। आखिर इसका कोई हल तो होगा। हाँ, मैं तो कह रहा जब पूरी दुनिया शिक्षा को के प्रति उसको आगे बढ़ाने को लेकर के, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षित करने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, रिसर्च के लिए मोटिवेट किया जा रहा है, वहाँ एक देश ऐसा है, भारत देश, जहाँ स्कूल, शिक्षण संस्थाएं बंद किए जा रहे हैं। जहाँ भी फासिज्म आया, जहाँ भी अंध धार्मिकता आई। अब तालिबान को देखिए, तालिबान जब हम आज़ाद हो रहे थे वो कितना मॉडर्न था, है ना। वहाँ की लड़कियाँ जो है वेल एजुकेटेड थी। और तालिबान बना, और तालिबान बना तो क्या दशा हो गई। वही अमेरिका तालिबान भी बनाया, वही अमेरिका हथियार भी दिया, वही अमेरिका जब नियंत्रण विहीन हो गया तो भाग के खड़ा भी हो गया। अब हमारे देश का तालिबानीकरण हो रहा है। इस बात से हमको जो है सतर्क रहना चाहिए कि तालिबानीकरण होने से पहले जनता जो है का सैलाब सड़क पे होना चाहिए। ये केवल राजनीतिक दलों से काम नहीं चलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया अमृत कुमार जी, आपने कई ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु दिए जनता को जगाने के लिए, जनता को शिक्षित करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, दुनिया में देश का परचम लहराने के लिए। देखते हैं सरकार, राजनीतिक जनप्रतिनिधि जो हैं वो इस दिशा में
क्या कुछ कर पाते हैं? सत्ता अपना काम कर रही है, क्या विपक्ष इसको रोकने में सफल हो पाएगा? क्या हिंदुस्तान की सड़कों पर वास्तव में शिक्षा के लिए, बेहतरी के लिए, बुद्धिमत्ता के लिए क्या जनता भी इन जनप्रतिनिधियों का साथ देगी? ये कुछ सवाल हैं। सवाल इसलिए हैं कि जब तक आप अपनी बुनियाद पूरी मजबूत नहीं रखेंगे, बिना बुनियाद के कोई भी इमारत बहुत दिनों तक टिक नहीं सकती है। आज एक बात चर्चा में ऐसे ही आई थी कि इस देश की स्थिति क्या हो गई है। आजादी के पहले विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि भारत आजाद भले हो गया, लेकिन ये राजनीतिक सत्ता बहुत दिनों तक चला नहीं पाएगा। क्या आज की स्थिति भारत की, चर्चिल ने जो आज से 73 साल पहले ये बयान दिया था, कहीं आज वो अंश मात्र में ही सही क्या सार्थक साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? इन सवालों का जवाब आपके लिए मैं छोड़ करके जाता हूं। फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक आप से अनुरोध कि ये वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, अपने विचारों से अवगत कराएं कमेंट बॉक्स में जाकर के, क्योंकि आपके कमेंट्स जो आते हैं वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। लिहाजा अपने कमेंट्स जरूर दें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।